हेलो दोस्तों, आपका D17 क्लासेस में स्वागत है। हम डीसी मशीन पढ़ रहे थे। हमने डीसी मशीन में डीसी जनरेटर की क्लासिफिकेशन को देखा तथा उससे संबंधित कुछ न्यूमेरिकल को भी देखा। आज के इस लेक्चर में हम डीसी मोटर के क्लासिफिकेशन को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपका जो डीसी मोटर होता है वो दो प्रकार के होते हैं, एक सेल्फ एक्साइटेड डीसी मोटर, एक सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर। ठीक है। अब सेल्फ एक्साइटेड को कनेक्शन के आधार पर तीन भागों में बांटा गया है: सीरीज डीसी मोटर, शंट डीसी मोटर, कंपाउंड डीसी मोटर। अब कंपाउंड को फिर उसके बाद दो भागों में बांटा गया: लॉन्ग शंट कंपाउंड डीसी मोटर, शॉर्ट शंट कंपाउंड डीसी मोटर। ठीक है। आपने जनरेटर का भी जो क्लासिफिकेशन था बिल्कुल सेम था, इनका कनेक्शन भी सेम होता है। ठीक है, ऐसे ही देखा था जो हम पढ़ चुके हैं पहले। ठीक है। सेल्फ एक्साइटेड डीसी मोटर का मतलब पहले हम समझते हैं क्या होता है। सेल्फ एक्साइटेड डीसी मोटर का मतलब जो अपने मैग्नेटिक फील्ड को स्वयं अपने करंट द्वारा उत्तेजित कर लेते हैं, वो सेल्फ एक्साइटेड डीसी मोटर है। जैसे जब हम मोटर को सप्लाई देते हैं तो जो इसका मैग्नेटिक फील्ड होता है ये अपने सप्लाई करंट से ही उस मैग्नेटिक फील्ड को उत्तेजित कर लेता है, तो ये सेल्फ एक्साइटेड डीसी मोटर हो गया। ठीक है। और सेपरेटली मतलब जो अपने मैग्नेटिक फील्ड को मतलब मैं इसके मैग्नेटिक फील्ड को उत्तेजित करने के लिए बाहरी कोई जैसे डीसी स्रोत या बैटरी से जोड़ के इसकी मैग्नेटिक फील्ड को उत्तेजित किया जाता है, तो इसे सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर कहेंगे। ठीक है। अब सेल्फ एक्साइटेड डीसी मोटर को तीन भागों में बांटा गया है: सीरीज का मतलब आर्मेचर वाइंडिंग और फील्ड वाइंडिंग का कनेक्शन कैसे है, सीरीज में है। ठीक है। शंट डीसी मोटर का मतलब है यहाँ पर जो आर्मेचर वाइंडिंग और फील्ड वाइंडिंग है वो समांतर में है। कंपाउंड डीसी जनरेटर मोटर का मतलब है कि आपका जो सीरीज और शंट का मिश्रण है। ठीक है। अब इसे भी कनेक्शन के आधार पर दो भागों में बांटा गया है: लॉन्ग शंट कंपाउंड डीसी मोटर मतलब लॉन्ग शंट कंपाउंड डीसी मोटर और शॉर्ट शंट कंपाउंड डीसी मोटर। ठीक है। अब आज के इस लेक्चर में सीरीज डीसी मोटर देखेंगे। ठीक है। सीरीज डीसी मोटर का मतलब क्या हुआ कि जो हमारा आर्मेचर वाइंडिंग है मतलब मोटर का और फील्ड वाइंडिंग वो कैसे हैं, आपस में सीरीज में है। ठीक है। तो इसका सर्किट डायग्राम देखते हैं, यहाँ से समझते हैं। देखिए, ये आपका सीरीज फील्ड वाइंडिंग है, ये आर्मेचर वाइंडिंग यहाँ है, तो ये आपस में कैसे हैं, सीरीज में है। ठीक है। ये इसका डायग्राम है। देखिए, हमने क्या देखा था कि मोटर में क्या जनरेटर में क्या होता था कि हम आर्मेचर को मैकेनिकल एनर्जी देते थे और आउटपुट में लोड के रूप में इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्राप्त करते थे। लेकिन मोटर के केस में क्या होगा कि अब हम इसे मतलब इनपुट में क्या आर्मेचर को इलेक्ट्रिकल सप्लाई देंगे, फिर उसके द्वारा आउटपुट में मैकेनिकल एनर्जी प्राप्त करेंगे। तो पहले हमें करंट क्या लोड के रूप में लेते थे इलेक्ट्रिकल करंट, अब हम सप्लाई दे रहे हैं आर्मेचर को। तो ठीक है, डायरेक्शन ये है। ठीक है। तो आपका देखिए यहाँ फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग कैसे हैं, आपस में सीरीज में जुड़े हुए हैं। तो सीरीज डीसी मोटर का मतलब यही होता है। ठीक है।
तो इसे लिख लेते हैं। क्या सीरीज डीसी मोटर में आर्मेचर तथा फील्ड वाइंडिंग कैसे श्रेणी में जुड़े होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखिए आपका जो मतलब यहाँ पर वोल्टेज ये क्या है, सप्लाई वोल्टेज है, ठीक है। ये सप्लाई करंट है और आपका ये आर्मेचर सीरीज रेजिस्टेंस है, क्योंकि सीरीज फील्ड वाइंडिंग है, ठीक है। तो सीरीज फील्ड रेजिस्टेंस, ठीक है। ये सीरीज फील्ड करंट है, ये आर्मेचर में जो करंट जा रहा है आर्मेचर करंट, और अगर आर्मेचर में वाइंडिंग है तो उसका कुछ रेजिस्टेंस होगा आर्मेचर वाइंडिंग, और अगर इसमें जो उत्पन्न ईएमएफ है उसे कहते हैं बैक ईएमएफ, ठीक है, जिसकी डायरेक्शन सप्लाई वोल्टेज के विपरीत है, या हम कह सकते हैं सप्लाई करंट के विपरीत है, ठीक है। देखिए आपके सप्लाई करंट का डायरेक्शन ये है और हमारे उत्पन्न ईएमएफ का डायरेक्शन ये है, मतलब उसके विपरीत में है, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ और देखिए, यहाँ पर जो आपका सीरीज फील्ड रेजिस्टेंस होता है ये इसका मान बहुत कम रखा जाता है, लगभग 1 ओम के, ठीक है। मतलब सीरीज फील्ड रेजिस्टेंस का जो प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध का मान जो होता है वो लगभग 1 ओम के होता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर रेजिस्टेंस को कम रखा जा रहा है तो कैसे तार का प्रयोग किया जाएगा, पतले तार का प्रयोग किया जाता है। ये सब हमने डीसी जनरेटर में जब सीरीज फील्ड वाइंडिंग हम बता रहे थे, मतलब सीरीज डीसी मोटर जनरेटर के बारे में, तो उसमें हमने ये सब बताया था, ठीक है। और इसमें देखिए आपका जो सप्लाई वोल्टेज है वो ईबी मतलब जो यहाँ पर ईबी के रूप में मतलब वोल्टेज मिल रहा है आर्मेचर को, उससे ज़्यादा होगा। क्यों होगा, देखिए आपका जो वोल्टेज है वो ईबी से क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है, ठीक है। सप्लाई वोल्टेज ईबी से ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा, क्योंकि आपको जो ईबी मतलब यहाँ सप्लाई वोल्टेज के बाद जो आर्मेचर पे वोल्टेज मिल रहा है वो कैसे, आर्मेचर रेजिस्टेंस और सीरीज फील्ड रेजिस्टेंस के ड्रॉप के बाद मिल रहा है। तो आपका जो सप्लाई वोल्टेज है वो ईबी से ज़्यादा होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर हम लिखना चाहें तो और भी लिख सकते हैं कि सीरीज फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस लगभग 1 ओम होता है और इसके रेजिस्टेंस को कम रखने के लिए पतले तार का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और अब इसका चलिए देखते हैं करंट इक्वेशन, ठीक है। धारा का समीकरण क्या होगा, देखिए आपका आर्मेचर करंट, फील्ड करंट और लोड मतलब सप्लाई करंट जिसे हम कह सकते हैं, ये कैसे हैं आपस में सीरीज में है, तो ये सब आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। अब हम वोल्टेज इक्वेशन देखते हैं, ठीक है। तो वोल्टेज समीकरण, सप्लाई वोल्टेज बराबर क्या होगा, बी बराबर ईबी प्लस मतलब आपका ईबी बड़ा है किस, सॉरी आपका सप्लाई वोल्टेज बड़ा है किससे, ईबी से। कैसे, आप में जो मतलब जो ईबी प्लस जो ड्रॉप हुआ, ड्रॉप क्या हुआ, आर्मेचर रेजिस्टेंस और फील्ड रेजिस्टेंस के कारण, ठीक है। तो आई एस ई इंटू आर एस ई प्लस
IA इंटू RA, ठीक है। आप इसे ये भी लिख सकते हैं, या फिर आप और लिखना चाहें तो आपको पता है तीनों करंट आपस में बराबर हैं, तो B बराबर EB प्लस, चूँकि ISE बराबर IA बराबर IK, तो यहाँ पर हम IA ले लेते हैं ISE की जगह, क्योंकि सब तीनों आपस में करंट बराबर हैं। तो RSE कॉमन ले लिए IA प्लस RA, तो आप ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपका ये करंट इक्वेशन हो गया, ये वोल्टेज इक्वेशन हो गया, ठीक है। और ये आपका सर्किट डायग्राम हो गया इसका, ठीक है। चलिए अब और आगे देखते हैं। हम लोग एक चीज़ जानते हैं, हम जानते हैं कि जो आर्मेचर टॉर्क है वो अनुपाती होता है फ्लक्स इनटू आर्मेचर करंट के। कैसे, आपको पता है आर्मेचर टॉर्क बराबर होता है फाई ZP IA अपान 2 पाई A, ठीक है, यही होता है। अगर एक बार मोटर को मतलब कंस्ट्रक्शन इसका कर दिया जाए, मतलब उसकी डिज़ाइन करके बना दिया जाए, तो उसमें आपका कंडक्टर मतलब चालकों की संख्या कांस्टेंट रहेगा, समांतर पथों की संख्या कांस्टेंट रहेगी, और पोलों की संख्या कांस्टेंट रहेगी, और आपका 2 पाई तो कांस्टेंट है। तो आपका जो फ्लक्स और आर्मेचर करंट है वो आर्मेचर टॉर्क की अनुक्रमानुपाती होगा, ठीक है। तो हम ये जानते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, चूँकि जो आपका फ्लक्स है वो फील्ड करंट के अनुक्रमानुपाती है। देखिए आपका ये क्या है, फील्ड वाइंडिंग है, तो इसमें फ्लो होने वाला फील्ड करंट जिसे ISE, क्योंकि ये सीरीज में है तो इसे सीरीज फील्ड करंट कहेंगे। अनुक्रमानुपाती कैसे हैं, जैसे जैसे हम फील्ड करंट का मान बढ़ाएंगे वैसे वैसे मैग्नेटिक फ्लक्स का मान बढ़ेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर फ्लक्स के, जहाँ फ्लक्स है फाई की जगह क्या लिख सकते हैं, ISE अनुक्रमानुपाती ISE इंटू IA, ठीक है। और यहाँ से देखिए आपको पता है चूँकि सीरीज में तीनों करंट हैं आपस में, IA बराबर ISE बराबर IK, तो ISE की जगह IA लिख सकते हैं। तो ये IA इंटू IA क्या हो जाएगा, IA का स्क्वायर। तो जो हमारा आर्मेचर टॉर्क है वो आर्मेचर करंट के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है वो हाई होता है, ठीक है। अब इसके कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखते हैं, ठीक है। इसके कुछ एडवांटेज देखते हैं। तो पहला एडवांटेज क्या है, हाई स्टार्टिंग टॉर्क मिलता है, ठीक है। क्या, हाई स्टार्टिंग टॉर्क, ठीक है। क्या आपने खुद देखा कि जो आर्मेचर टॉर्क है वो अनुक्रमानुपाती है आर्मेचर करंट के वर्ग के, मतलब स्क्वायर के फॉर्म में आर्मेचर टॉर्क बढ़ रहा है, ठीक है। और दूसरा क्या है, इसकी जो संरचना होती है वो सरल होती है, क्या, संरचना सरल होती है, ठीक है। और तीसरा क्या होगा हमारा, डिजाइन करने में आसान होता है,
देखिए क्योंकि इसमें क्या है, आपका जो आर्मेचर वाइंडिंग और फील्ड वाइंडिंग होता है वो कैसा होता है, सीरीज में होता है, और इसका जो लागत है वो कम लगता है, लागत कम। ठीक है, तो इसके ये एडवांटेज थे। ठीक है, अब डिसएडवांटेज देख लेते हैं। ठीक है, पहला है आपका ओवर स्पीड रेगुलेशन। मतलब इसका जो खराब स्पीड रेगुलेशन होता है, क्यों, जब हम मोटर के लोड को बढ़ाते हैं, मतलब लोड को बढ़ाते हैं तो क्या होता है, तो स्पीड कम हो जाती है। ठीक है, क्या, ओवर स्पीड रेगुलेशन, जब हम मोटर के लोड को बढ़ाते हैं, मतलब साफ्ट उसके मोटर का जो साफ्ट है उस पर लोड जब बढ़ाते हैं तो क्या होता है, स्पीड कम हो जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्या है, कई एप्लीकेशन के लिए उपयुक्त नहीं होता है। ठीक है, कई एप्लीकेशन के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि इसे शुरू करने से पहले लोड करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, कई एप्लीकेशन के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि इसे शुरू करने से पहले लोड करने की आवश्यकता, मतलब इसे स्टार्ट करने से पहले क्या हमें लोड देना ज़रूरी है, मतलब शाफ्ट पे लोड होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपने देखा है कि इसका जो टॉर्क है वो स्टार्टिंग टॉर्क बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, ठीक है, अगला हम देखते हैं। तो अगला है जो हमारा बल आघूर्ण, मतलब टॉर्क गति के समानुपाती होता है। इसलिए जब गति घटता है तो बल आघूर्ण भी तेजी से घटता है। ठीक है, क्या, बल आघूर्ण गति के समानुपाती होता है, मतलब इसलिए जब हम इसके मोटर का गति घटता है, मतलब उस पर हम अधिक लोड देते हैं तो उसका जब स्पीड घटता है तब क्या होता है, हमारा बल आघूर्ण भी तेज़ी से घटता है। ठीक है, तो ये इसके एडवांटेज है। ठीक, तो हमने सीरीज वाउंड डीसी मोटर के सर्किट डायग्राम को देखा।
करंट इक्वेशन और वोल्टेज इक्वेशन को देखा, इसके कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी देखे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में।